वेलकम टू आरवी यूके एजुकेशन। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। इसी क्रम को शुरू करते हुए हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से इसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम उत्तराखंड को जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होगा, इसके इतिहास की ओर जाना होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक चार्ट के माध्यम से इसे समझते हैं। उत्तराखंड के विषय में जानकारी। ठीक है, उत्तराखंड के विषय में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, यह सवाल पैदा होता है। तो पहला ऑप्शन है निम्नलिखित, हमें जो है तीन माध्यमों से, जो है तीन स्रोतों से हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्रोत है वो है हमारे पुरातात्विक स्रोत। जो पहला स्रोत है हमारा, वो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा साहित्यिक स्रोत, जिनसे हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण से। तो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। वो कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी देते हैं? ये हैं हमारे अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मोहरे आदि, जो पुरातत्वविदों को मिले, उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को बताते हैं, उस समय के काल को बताते हैं। अब जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? धार्मिक साहित्य, ग्रंथ, वेद, पुराण आदि। ठीक है, जो हमारे धार्मिक साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये हमारे क्या हैं? साहित्यिक स्रोत हैं, जो हमें उत्तराखंड के विषय में बताते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण से। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण से तात्पर्य क्या है? जो विदेशी यात्री आए, प्राचीन काल में जो विदेशी यात्री भारत में आए, चाहे वो पढ़ाई के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय एक उसका प्रमुख उदाहरण है। तो बहुत से यात्री पढ़ाई के लिए भी आए, कई भ्रमण के लिए आए, तो उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान यहाँ की यात्रा का वृत्तांत एक किताब में लिखा। तो उन किताबों के माध्यम से इस हिस्से पर, इस उत्तराखंड के हिस्से पर जो लोग आए, उन्होंने भी अपनी किताबों पर इसके बारे में लिखा। उनसे भी हमें उत्तराखंड के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं, अब हैं हम सबसे पहले उत्तराखंड का ऐतिहासिक कालक्रम। तो उत्तराखंड के इतिहास को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। इसको जो है पाषाण काल और प्रस्तर युग भी कहते हैं। कई बार आता है परीक्षा में कि पाषाण काल या प्रस्तर युग किस काल को कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं, क्योंकि इस काल के दौरान जो है उत्खननकर्ताओं को जो वो मिली, वो पाषाणकालीन उपकरण या वो मिले। ठीक है, तो जिसके कारण प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या प्रस्तर युग भी कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा काल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसे पौराणिक काल के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक काल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो हमारे पुराणों के द्वारा मिलती है। ठीक है, हमारे ग्रंथों के द्वारा मिलती है, धार्मिक ग्रंथों के द्वारा हमें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है, इसलिए इसे पौराणिक काल भी कहा जाता है। तीसरा आते हैं हम ऐतिहासिक काल या प्राचीन काल। ठीक है, अब देखो, वैसे तो प्रागैतिहासिक काल अगर आप भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल के भी पार्ट हैं। ठीक है, पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इस तरीके से बांटा है। बट उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको जो है अलग अलग भागों में नहीं बांटा गया है, केवल 3 भाग हैं। 3 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल या प्राचीन काल। अब ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन काल, दूसरा है आपका मध्यकाल,
तीसरा है आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो 3 कालों में बांटा गया है। अब आज हम आपके समझ में आया ना, उत्तराखंड के इतिहास को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने जो उत्तराखंड से कुछ स्थान मिले हैं उनको, जो हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इनमें जो हैं कई गुफाएं, ऊपर बताया था आपको, गुफाएं, शिलालेख आदि मिले हैं। ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख हैं उनमें एक है लाखू गुफा। ठीक है, कौन सी है? लाखू गुफा। लाखू गुफा आपको दिखाता हूँ मैं, ये है, इस टाइप की है। ठीक है, इसे लाखू गुफा या लाखू उडियार भी कहते हैं। ठीक है, ये पहाड़ों में कई जगह आपने देखे होंगे इस टाइप के उडियार। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बरसात के समय में या बहुत तेज़ धूप लगी हो तो इसके नीचे खड़े होके जो है मनुष्य आराम कर सकता है। ठीक है, मानव आराम कर सकता है। तो ये मिली, कहाँ पर मिली इसकी खोज? सर्वप्रथम देखो, इसके मेन पॉइंट हैं इसकी खोज। इसकी खोज MP जोशी ने 1968 ईस्वी में की। ठीक है, और ये जो है आपका कई किताबों में आपको ये 68 जो है 69 भी मिलेगा, कहीं पे 63 भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो है मैंने कई सारी किताबों में देखा तो जो 68 है, 1968 में इसकी खोज की है। ठीक है, यही सही है। इसके बाद आते हैं इसकी स्थिति। इसकी स्थिति कहाँ है? यह जो स्थित है अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो निकट किसके? दलबैन के निकट बाड़ेछीना, एकदम करेक्ट जगह है, जो दलबैन के निकट बाड़ेछीना में यह स्थित है। अब यह जो है नदी के तट पर है। अगर आप कभी यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर खड़े होकर नीचे को देखेंगे, नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई देगी। ठीक है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? श्याल नदी के तट पर। ठीक है, अब आगे हर गुफा या शिलालेख की कुछ ना कुछ विशेषता है। तो इस लाखू गुफा की क्या विशेषता है यहाँ पर, और इसी विशेषता से सवाल उठते हैं, इसी विशेषता से सवाल बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये इस लाखू डियार की क्या विशेषता है? यहाँ पर मानव व पशुओं के रंगों से सजे चित्र प्राप्त हुए हैं। वह मानव को अकेला अथवा समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके आकार में। देखो, इसको अगर आप चित्र से सही समझेंगे, देखेंगे तो इसका जो आकार है वो क्या है? एक नाग के फन की तरह है ना? दिख रहा है ना? इसका ये जो आकार है, ये एक नाग के फन की तरह है ना? तो इसका आकार क्या है? नागफनी के आकार का है। इससे भी सवाल बने हैं कई पेपरों में। ठीक है, कि नागफनी के आकार का कौन सा शिलाश्रय उत्खननकर्ताओं द्वारा खोजा गया, या फिर कौन सा है? तो लाखू गुफा है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं आपका अगला लुएथाप। ठीक है, लुएथाप भी अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा ही डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर मानव को शिकार करते वो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। देखो, अगर आप देखोगे तीन चार जगह पर जो है मानव के बारे में ही बताया गया है या उसके बारे में ही दिखाया गया है। तो ये चीज़ आपको अच्छी से समझनी होगी, क्योंकि सवाल इसी से बन के आते हैं, इसकी विशेषता से ही। तो कौन सी चीज़ कहाँ है ये आप लोगों को समझना होगा सही से। तो लुएथाप में क्या है? यहाँ मानव को शिकार करते, इसकी विशेषता क्या है? शिकार करते वो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए चित्र में, सही से समझेंगे आप। ये यहाँ पर देखो, लाल रंग के चित्रों से जो है, रंगों से जो है चित्र बनाए गए हैं। इसमें मानव को क्या है? हाथों में हाथ डालकर जो है नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ? लुएथाप में। इसके बाद आ जाओ पेटसाल या कफरकोट।
यह भी अल्मोड़ा में ही स्थित है और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर कथई रंग से रंगी नृत्य करती मानव आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, जिसकी खोज की है यशोधर मठपाल ने 1989 में। ठीक हो गया। अब आप अगर याद करना चाहते हैं तो देखो, कुछ ना कुछ चीज़ों से उसको जोड़ना होगा, उसकी विशेषता को या उसकी स्थिति को जोड़ना होगा, तो आपको कभी पेपर में बैठे हो तो ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे लुएथाप नाम है उसका, देखो लाखू लुएथाप, लॉ से है तो अल्मोड़ा, यहाँ भी लॉ आ रहा ना, आधा लॉ यहाँ भी है, आधा लॉ यहाँ भी है तो लुएथाप या ये लॉ लाखू में भी लॉ है, तो लुएथाप और लाखू कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित हैं। ठीक है, और लुएथाप की विशेषता क्या है, यहाँ पर मानव हाथों में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ दिखाया गया है। तो हाथों में हाथ डालकर मतलब थाम लेना, लुएथाप थामा है, हाथों में हाथ थामा है, थाम के क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है। नृत्य तो सभी जगह कर रहा है, तो हाथों में हाथ थाम के कहाँ पे कर रहा है, लुएथाप में कर रहा है। ठीक है, और समूह में कहाँ कर रहा है, लाखू में कर रहा है, लाखू डियार में समूह में डांस कर रहा है। इसके बाद पेटसाल या कफ्फरकोट में क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कथई रंग से रंगी नृत्य करती मानव आकृतियाँ। तो देखो पेटसाल, पेट से पेंट रंग से, कफ्फरकोट में है तो कथई रंग से, कफ्फरकोट का कथई रंग से रंगी नृत्य करती मानव आकृतियाँ कहाँ हैं, पेटसाल में है। इसके बाद आते हैं हम अगला, फलसीमा कहाँ है, यह भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर योग करती हुई मानव आकृतियाँ मिली हैं। अभी तक क्या मिल रही थी, नृत्य करती हुई, अब यहाँ पर क्या मिली हैं, योग करती हुई, योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ मिली हैं। तो देखो, योग हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, तो जब हम योग अच्छे से करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे, तभी हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो योग करती हुई मुद्राएं कहाँ मिली हैं, फल मिलेगा, फल सीमा में मिली हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, फड़कानौली जो है अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज जो है यशोधर मठपाल ने 1985 में की, फड़कानौली की खोज। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर इस जगह पर 3 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, जिनमें लाल रंग से लिखे लख प्राप्त हुए हैं, जो शंख लिपि में लिखे गए हैं। क्या मिले यहाँ से, लाल रंग से लिखे हुए लख प्राप्त हुए हैं, जो शंख लिपि में। अब देखो, इससे सवाल आता है कि लाल रंग से लिखे लख कहाँ प्राप्त हुए हैं, जो शंख लिपि में लिखे गए हैं, या फिर किस गुफा में शंख लिपि के द्वारा कुछ लख प्राप्त हुए हैं, इसके द्वारा लिखा गया है, या फिर शंख लिपि कहाँ पर लिखी हुई प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ पर प्राप्त हुई है, फड़कानौली में। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जो शंख जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत में शंख बजाते थे, तो कौरव लोग क्या होते थे, फड़फड़ा उठते थे, क्योंकि उस शंख की आवाज़ इतनी तेज होती थी कि वो फड़फड़ा उठते थे। तो शंख लिपि कहाँ है, फड़कानौली में, फड़फड़ा उठते थे। इसके बाद आता है आपका हटवाल घोड़ा भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, सींगों का मुखौटा पहना मानव। क्या इम्पोर्टेंट है, सींगों का मुखौटा पहना। सींग वाले मुखौटे होते थे पहले से, अभी भी होते हैं। कहीं कोई रामलीला लग रही हो तो वहाँ पर मेले में मिल जाते हैं ऐसे मुखौटे। तो इसकी विशेषता है, सींगों का मुखौटा पहना मानव एवं वृषभ आदि के शैल चित्र मिले हैं यहाँ से। ठीक है, मानव जिसने मुखौटा पहना है सींगों वाला, और वृषभ के शैल चित्र मिले हैं। कहाँ से, हटवाल घोड़ा से, हटवाल घोड़ा अल्मोड़ा। ठीक है, इसकाड़ा अल्मोड़ा, हटवाल घोड़ा अल्मोड़ा। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाओ कसार देवी भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, 14 नर्तकों की मूर्ति मिली है। ये है आपका कसार देवी, ये कसार देवी का मंदिर है यहाँ इसी पहाड़ में टॉप पर। तो कसार देवी से क्या मिला है,
14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। अब देखो सवाल आता है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस स्थल से मिला है। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, कसार देवी। जितने भी नाम हैं इनमें देवी देवताओं वाला नाम यही है, कसार देवी। ठीक है। अब भगवान है तो भगवान के सामने क्या है, पहले के ज़माने में परियां अप्सराएं नाचती थी, नाच करती थी। था ना, एक नाटक देखते थे हम बचपन में, स्वर्गलोक में अप्सराएं वो नाचती थी। तो ऐसी यहाँ पे एक मंदिर है ये, तो यहाँ पर क्या है, अप्सराएं नाच कर रही हैं, 14 नर्तक हैं नाच कर रहे हैं। तो उनके चित्र क्या है, भगवान के सामने नाच कर रहे हैं, तो किसी ने उनकी फ़ोटो खींच के मान लो कसार देवी के कहीं पे एक शिला में लगा दी। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका किमनी गांव। इसको अभी छोड़ देना, अभी बताऊंगा, ये मैंने बाद में ऐड किया है, मैं भूल गया था। इसके बाद आता है आपका ग्वारखा गुफा। ठीक है। अब आ गए हम कुमाऊं से गढ़वाल में। ग्वारखा गुफा कहाँ स्थित है, आपकी डुंगरी गांव चमोली में स्थित है। डुंगरी गांव चमोली में स्थित है। यह भी एक नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र यहाँ से मिले हैं। किस किस के, मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के। ये देखो, ये चित्र से समझते हैं, ये दीवार पर ये वहाँ का चित्र है ग्वारखा गुफा का। दीवार में देखो मानव भी है, गाय भी है, ये बारहसिंगा, मतलब सही से देखेंगे तो अलग अलग जो है ये सबके रंगीन चित्र मिले हैं यहाँ पर। ठीक है। अब यशोधर मठपाल ने, ठीक है, या यशोधर मठपाल के अनुसार यहाँ से लगभग 41 आकृतियाँ मिली हैं, जिसमें 30 मानवों की, 8 पशुओं की तथा 3 पुरुषों की। इनके अलावा जो है यहाँ पर से 41 आकृतियाँ और मिली हैं, जिनमें ये है। ठीक है। और इसके बाद आ जाओ मलारी गांव चमोली। मलारी गांव कहाँ है, चमोली में स्थित है। मलारी गांव कहाँ है, चमोली में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। और यह कब मिला, 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ इतिहास के जो कुछ प्रोफेसर लोग थे वो वहाँ गए थे, उन्होंने उत्खनन खोज जो भी की, उसके बाद वहाँ से उनको ये सामान मिले। कौन कौन से, 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा, नरकंकाल, जानवरों के अंग, मिट्टी के बर्तन आदि। ठीक है। अब एक सवाल और बनता है, मिट्टी के बर्तन जो शिल्प की हैं, मिट्टी के बर्तन में जो शिल्प की है, मिट्टी के बर्तन मिलते थे ना, उनमें बाहर से क्या चित्र कलाकारी किया करते थे। तो जो वहाँ उस मिट्टी के बर्तनों में शिल्प मिली है, वह शिल्प क्या है, पाकिस्तान की स्वाद घाटी के मिट्टी के बर्तनों के शिल्प के समान है। ठीक है। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब यह है कि जो यहाँ के लोग थे उनका संबंध पाकिस्तान की स्वाद घाटी के लोगों से रहा होगा शायद, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद देखो इसी स्थान से, ये तो सन 2002 की बात है, सन 2002 की बात है, ये मिला। ठीक है। इसके बाद इसी जगह पर जो है महापाषाणकालीन समाधियों की खोज इसी स्थान से शिव प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में की। ठीक है। 1956 में जो है शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ पर से महापाषाणकालीन समाधियों की भी खोज की थी। ठीक है। अब यहीं आ जाओ किमनी गांव, ये मैंने अलग से लिखा है, लिखना भूल गया था। ठीक है। किमनी गांव, यह भी चमोली के थराली के पास स्थित है। ठीक है। यहाँ से क्या मिले, सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं शैल चित्र मिले हैं किमनी गांव से। तो देखो ये 3 हैं, ग्वारखा, मलारी, किमनी, ये कहाँ हैं, तीनों चमोली में स्थित हैं और सबकी अलग अलग विशेषता है। ठीक है। तो इसको आप याद ऐसे कर सकते हो, देखो ग्वारखा गुफा, नाम में देखो अजीब सा है ना, ग भी है, आधा र, वा भी है, र भी है, फिर आधा ख भी है। तो देखो नाम से देखो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं ग्वारखा नाम में। तो देखो यहाँ विशेषता भी इसकी ऐसी ही है, अलग अलग चीज़ें, मानव, भेड़, बारहसिंगा, ये सब जो है यहाँ से मिले हमको। इसकी विशेषता भी ऐसी है, जैसा नाम वैसी विशेषता। मानव, भेड़, बारहसिंगा जो है अलग अलग चीज़ें जो है ग्वारखा गुफा से मिले। कहाँ से मिले, ग्वारखा गुफा से मिले। तो देखो
जब इतनी चीज़ें इस दीवार से मिली तो देखो दीवार देखो कितनी चमक रही है, चमक रही है ना, दीवार चमक रही है जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ से मिली तो देखो च म क, चौ से चमोली में, मौ से मलारी गांव और कौ से किमिनी गांव। ठीक है, इतनी चीज़ें जब इस दीवार में है तो ये चमक रही है, और चौ से चमोली में, मलारी गांव और किमिनी गांव। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग भी। इसके बाद आते हैं हुडली। हुडली ये जो है उत्तरकाशी में स्थित है, और यहाँ की विशेषता क्या है, नीले रंग के शैल चित्र। यहाँ से क्या मिला है, नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो उत्तरकाशी, काशी, काशी किसकी नगरी है, ये उत्तरकाशी की बात नहीं हो रही है, अब काशी बनारस किसकी नगरी है, भगवान शिव की। और शिव जो है नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है शिव को। तो नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले, काशी से, उत्तरकाशी हुडली से। कहाँ से मिले, उत्तरकाशी हुडली से। अब आ जाओ पुरोला। पुरोला, पुरोला कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में है, और ईंटों के भंडार मिले हैं। इसकी विशेषता क्या है, ईंटों के भंडार मिले हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, ईंटों के भंडार। क्या मिले, ईंटों के भंडार, भंडार, भंडारा। अब भंडारा जहाँ होता है वहाँ तो भैया रौला होता है। क्या होता है, रौला। पुरौला, ईंटों के भंडार कहाँ मिले, पुरौला में। ठीक हो गया। अब आ जाओ आप बनकोट। बनकोट कहाँ स्थित है, यह जो है कुमाऊं पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। क्या मिला है, यहाँ से 8 तांबे की मानव आकृतियाँ मिली हैं। यह सवाल भी आता है, बनकोट से मिली हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपका झगरौली। झगरौली जो है पौड़ी में है, पौड़ी गढ़वाल में। और इस स्थान की क्या विशेषता है, यह मानव, यहाँ जो है मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखो ये किसके किनारे है, वो आपका इससे पहले लाखू था, वो सुयाल नदी के किनारे था। ठीक हो गया। और ऐसे ही ये किस नदी के किनारे है, रामगंगा घाटी के किनारे है। झगरौली कहाँ है, रामगंगा घाटी के किनारे है। तो इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और छोटा सा ही ये टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें बताता है। तो आज हम इसी को पढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला आपका आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।